हाँ, स्क्रीन दिख रही है वरुण आपको? ओके। तो पहले एक बार रिवाइज करते हैं हमने कल किया क्या था, और देन वी विल सी इन सिस्टम। वो इशू भी मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है जो कल हमें एरर आ रहा था एक। ओके। सो सेल्स डॉक्यूमेंट, लाइक आई एक्सप्लेन्ड यस्टरडे, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हेडर, सेकंड इज आइटम, और तीसरा है शेड्यूल लाइन। ओके। तो हेडर मीन्स दिस इज एप्लीकेबल टू एंटायर डॉक्यूमेंट। जो भी हेडर में वैल्यूज मेंटेन्ड हैं वो आपकी पूरे डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेबल होंगी। मतलब मान लीजिए आपके सेल्स ऑर्डर में 10 लाइन आइटम है, तो वो सारे 10 लाइन आइटम्स के लिए एप्लीकेबल होगी। ये वो ऐसी डिटेल्स हेडर पे मेंटेन रहती हैं, एप्लीकेबल फॉर ऑल आइटम्स। और एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय योर ऑर्डर टाइप। जो ऑर्डर टाइप हम डिफाइन करते हैं सिस्टम में, जैसे कि ओआर हो गया, कैश सेल्स हो गया, रश ऑर्डर हो गया, अलग अलग टाइप्स के जो ऑर्डर टाइप होते हैं, ये हेडर वैल्यूज उससे कंट्रोल होती हैं। देन वी हैव आइटम लेवल डिटेल्स। आइटम लेवल मींस जो हम इंडिविजुअल आइटम्स ऑर्डर में एंटर कर रहे हैं, लाइन आइटम 1 2 3, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे आइटम्स मटीरियल या मटीरियल एंटर्ड हैं सेल्स ऑर्डर में, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो कंट्रोल्ड होती है हमारी आइटम कैटेगरी से। एंड आइटम कैटेगरी स्टैंडर्ड में होती है TAN, अपना अपना ऑर्डर के लिए, प्लस और डिफरेंट सिनेरियोज के लिए अलग अलग आइटम कैटेगरीज हैं। तो आइटम कैटेगरी विल कंट्रोल द आइटम लेवल इंफॉर्मेशन। एंड फिर एक थर्ड लेवल है शेड्यूल लाइन लेवल। शेड्यूल लाइन लेवल बेसिकली आपका जो डिलीवरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है वो इसमें यहाँ पे आपको दिखती हैं। एंड ये कंट्रोल होती है हमारी शेड्यूल लाइन कैटेगरी से। सो अभी हम लोग इसको सिस्टम में भी देखेंगे, ईच एंड एवरी ऑफ दीज, एंड क्या क्या वो कंट्रोल करते हैं, वो सारे पैटर्न पैरामीटर्स हम सिस्टम में भी अभी देखेंगे। एंड देन हमने कल देखा था कि जो टेबल्स होती हैं SAP की, जो सेल्स ऑर्डर रिलेटेड टेबल्स हैं या सेल्स डॉक्यूमेंट रिलेटेड टेबल्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? 3 टेबल्स हैं। VBAK, ये आपकी हेडर टेबल है। VBAK के बाद VBAP, VB, हाँ, जो इसका ट्रांजेक्शन होता है SE16N, एन बाद में ऐड करना होता है। SE16N, फिर आपको टेबल आ जाएगी, वहाँ टेबल का आ जाएगा वहाँ पे आपको टेबल नेम एंटर करना होगा। जैसे VBAK ऐड कर दिया, VBAP कर दिया। VBAP इज फॉर आइटम लेवल, एंड VBEP इज फॉर योर शेड्यूल लाइन लेवल। ठीक है। तो ये 3 लेवल होते हैं सेल्स डॉक्यूमेंट्स के, जो ये 3 टेबल्स हैं सेल्स ऑर्डर लेवल पे। तो जो डेटा हमें फ्रंट एंड में दिखता है वो सब बैक एंड में इन टेबल्स में जाके स्टोर होता है, और उन टेबल्स में भी हम इंफॉर्मेशन सारी देख सकते हैं। एंड देन, हाँ, देन वी हैव सीन द कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम कॉन्फ़िगरेशन पे गए थे। कॉन्फ़िगरेशन में क्या है? गो टू SPRO, एंड देन go to sales module, SD module. Then you have basic functions, basic functions, और basic functions में, नहीं सॉरी, बेसिक फंक्शंस नहीं, दिस सेल्स। गो टू सेल्स, SD में गए, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, सेल्स डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें ये जो 3 कॉन्फ़िगरेशन है, ये 3 कॉन्फ़िगरेशन है रिलेटेड टू हेडर, आइटम एंड शेड्यूल लाइन। सो कल हमने हेडर के साथ स्टार्ट किया था। सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर में फर्स्ट व्हाट वी हैव डन, एक सेल्स ऑर्डर हमने बनाया था। तो जैसे ZWO हमने कॉपी करके बनाया था कल, तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा, वॉलमार्ट SO। और एक बार इसकी फील्ड्स और देख लेते हैं। जैसे फील्ड्स में, हाँ, जो स्टैंडर्ड ऑर्डर टाइप होता है वो OR होता है।
OR आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑर्डर हो गया। फिर अलग अलग सिनेरियोज के हिसाब से अलग अलग ऑर्डर होते हैं, तो मोस्टली आपका OR ही यूज होगा 80% केसेस में। और फिर अगर जैसे और कंसाइनमेंट है, रश ऑर्डर है, अलग अलग सिनेरियोज हैं, वो जब आगे सेल्स प्रोसेस कवर करेंगे देन वी विल सी, तो उसमें ऑर्डर टाइप अलग हो जाएगा। जो नॉर्मल ऑर्डर है OR, दिस इज OR। एंड OR में देन जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर फील्ड्स होती हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा ऑर्डर का। देन दिस इज डॉक्यूमेंट कैटेगरी। कैटेगरी ये डिफाइन करती है कि आपका जो सेल्स डॉक्यूमेंट है ये किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, ये ऑर्डर है कि इंक्वायरी है, कोटेशन है कि कॉन्ट्रैक्ट है। सो बेसिकली दिस इज कैटेगरी जो आइडेंटिफाई करेगी आपका ऑर्डर किस टाइप का ऑर्डर है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि ऑर्डर है कि रिटर्न्स है। सो दिस इज फॉर नॉर्मल सेल्स ऑर्डर इट इज C। नंबर रेंज इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल नंबर रेंज आपका जो सिस्टम अपने आप नंबर रेंज पिक करता जाएगा एज पर द अवेलेबल रेंज, और एक्सटर्नल नंबर रेंज में यूजर को मैन्युअली देना होता है। तो इन मैक्सिमम केसेस 90%, 99, 90+ केसेस में तो नंबर रेंज इंटरनल रहेगी। किसी रेयर सिनेरियोज में अगर कभी उनको एक्सटर्नल चाहिए तो दे विल यूज एक्सटर्नल नंबर रेंज। फिर आइटम नंबर इंक्रीमेंट, जैसे आपके जो सेल्स ऑर्डर में जो आइटम्स आते हैं, आइटम नंबर 20, 30, 20, 30, तो वो जो 10, 10 के इंक्रीमेंट से आएंगे। जैसे आपका जो सेल्स ऑर्डर आप देखोगे तो सेल्स ऑर्डर में एक के बाद एक दूसरी जो लाइन आइटम आएगी 10, 10, 10 का इंक्रीमेंट होगा, तो वो यहाँ से कंट्रोल होता है। जैसे इसमें तो एक ही है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, इसमें भी एक ही है। जैसे मान लीजिए इसमें ही मैं ऐड कर देता हूँ, तो जैसे मैं दूसरा जब इसमें लाइन आइटम ऐड करूंगा तो इसका ऑटोमेटिकली 10 से 11 नहीं होगा, 10 से 20 होगा सीधे, क्योंकि मैंने वो कॉन्फ़िगरेशन में मेंटेन कर रखा है कि 10, 10 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है। देन यू हैव दिस रेफरेंस मैंडेटरी। रेफरेंस मैंडेट वो आएगा ही नहीं, है ग्रेड आउट हो जाता है ना, नॉन एडिटेबल हो जाता है। फिर रेफरेंस मैंडेटरी है, जैसे आप अगर चाहते हो कि आपका ऑर्डर रेफरेंस से ही बने, विदाउट रेफरेंस यूज़र ना बना पाए, कि जैसे कोटेशन अगर बनी हुई है तो कोटेशन के रेफरेंस में ही सेल्स ऑर्डर बने, तो हम यहाँ पे ये रेफरेंस मैंडेटरी वाले में यहाँ पे सेट कर देंगे B। तो B मीन्स कि जब मेरे पास कोटेशन होगी, व्हाट इज बी मीन्स कि विद रेफरेंस टू कोटेशन आपका जब ऑर्डर क्रिएट होगा तो यूज़र को सिस्टम प्रॉम्प्ट करेगा कि एंटर अ कोटेशन नंबर, कोटेशन से कॉपी करके आप बनाओ, डायरेक्टली सेल्स ऑर्डर नहीं बनाने देगा। तो रेफरेंस मैंडेटरी का हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। सिमिलरली विद रेफरेंस टू बिलिंग डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए आपको रिटर्न सेल्स ऑर्डर बनाना है, तो उसमें रिटर्न सेल्स ऑर्डर में अगर हमने M दे दिया तो सिस्टम हमें प्रॉम्प्ट करता रहेगा कि आप इनवॉइस के रेफरेंस में बनाइए। मतलब अपने जो रिटर्न ऑर्डर बना रहे हो तो आपका जो प्रीवियस इनवॉइस बनी है उसके रेफरेंस में ये बनाइए, ताकि सिस्टम को पूरी ट्रैकिंग रहे। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस फील्ड। देन क्रेडिट लिमिट्स, जब हम एक देखेंगे तो उसमें क्रेडिट लिमिट रिलेटेड चेक ये होता है। इसमें नॉर्मली D सेट रहेगा, ऑटोमेटिक क्रेडिट चेक। सो दिस इज रिलेटेड टू द क्रेडिट मैनेजमेंट। देन इसमें डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर, ये आपका प्राइसिंग जब हम पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये आई विल एक्सप्लेन यू, दिस इज रिलेटेड टू योर प्राइसिंग। एंड फिर LF, हाँ डिलीवरी टाइप, जब आप इस ऑर्डर के लिए डिलीवरी क्रिएट करोगे तो LF टाइप की डिलीवरी आएगी। LF इज द डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ डिलीवरी। सो ऑटोमेटिकली जब हम डिलीवरी क्रिएट करेंगे तो डॉक्यूमेंट टाइप सिस्टम LF पिक करेगा डिलीवरी का। और LF क्या है, LF ये आपका नॉर्मल डिलीवरी है। फिर अलग अलग, जैसे आपके अलग अलग टाइप्स के सेल्स ऑर्डर होते हैं, उसी टाइप से अलग अलग टाइप्स के डिलीवरी टाइप्स भी होते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वी विल LF इज़ द स्टैंडर्ड वन, LF इज़ द नॉर्मल वन, तो सिस्टम इसके लिए LF पिक करेगा। फिर डिलीवरी रिलेटेड और ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग, ये F2 हमारा इनवॉइस टाइप है, स्टैंडर्ड इनवॉइस टाइप। तो आपका LF हो गया डिलीवरी टाइप एंड F2 इज योर इनवॉइस टाइप।
ऑर्डर डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग और ऑर्डर रिलेटेड बिलिंग मींस, जैसे आपका जब नॉर्मली आप सर्विस सेल्स करते हो तो उसमें डिलीवरी नहीं होती है। आपने क्या सर्विस का ऑर्डर बनाया और उसके बाद सीधे इनवॉइस क्रिएट करोगे। और जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपका ऑर्डर होगा, डिलीवरी होगा, फिर इनवॉइस होगा। तो वो यहाँ से कंट्रोल होता है। या डिलीवरी रिलेवेंट बिलिंग मींस कि हमारा आपको डिलीवरी बनाएगा सिस्टम, उसके बाद में इनवॉइस क्रिएट करोगे। ऑर्डर रिलेटेड है कि आप मतलब ऑर्डर से सीधे भी बना सकते हो इनवॉइस, डिलीवरी की जरूरत नहीं है। तो दोनों केसेस में F2 यूज किया हुआ है। देन हाँ, एक इसमें ये ऊपर ऑप्शन है सेल्स डॉक्यूमेंट ब्लॉक। तो इसमें जैसे मैंने यहाँ से सेल्स डॉक्यूमेंट को ब्लॉक कर दिया तो फिर ये सेल्स डॉक्यूमेंट फिर आगे कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। तो अभी इसको नॉर्मली ये ब्लैंक रहेगा, मतलब दिस इज अलाउड। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि कोई ऑर्डर टाइप ना यूज़ हो तो मैं उसको यहाँ से सीधे ब्लॉक में सेट कर सकता हूँ। हाँ 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 हाँ, वो सब कॉपी हो गया होगा, सेम सेटिंग सब कॉपी हो गई है। देन इसमें हमारे पास है या हाँ ठीक है, तो दोज आर द इम्पोर्टेंट फील्ड्स। अभी हमने कल इसको, फिर हमने नंबर रेंजेस देखा था। नंबर रेंजेस कहाँ पे थी? नंबर रेंजेस। सो देन नंबर रेंजेस में जैसे हमारे पास ऑलरेडी ये सारे डिफाइंड नंबर रेंजेस हैं। तो 01 02, हाँ नंबर रेंजेस जैसे आपने एक रेंज दे दी 1 से लेके 1999 तक, ये मेरी रेंज है। तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इस रेंज से पिक करता जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, जो भी लास्ट यूज्ड होगी उसके बाद वाला सिस्टम पिक कर लेगा। एनआर स्टेटस में मतलब अभी करंट नंबर रेंज ये चल रही है 2024। जो हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनेगा वो 2024 ऐसे बनेगा, 225 बनेगा, ये करंट इसमें रेंज दिखाता है। और ये लास्ट में जो टिक ये ब्लैंक है, मतलब ये इंटरनल नंबर रेंज है। ये एक्सटर्नल, अगर हमें नंबर रेंज सेट करनी है तो ये हमें इसको टिक टिक मार्क करना होगा यहाँ पे। जैसे 02 वाली जो सीरीज है वो हमने एक्सटर्नल नंबर रेंज के लिए रखी है, तो उसको हम यहाँ पे टिक कर देंगे। तो दिस मीन्स कि दिस नंबर रेंज इज एक्सटर्नल। वो अभी यूज नहीं किया, किसी ने यूज नहीं किया होगा, एक्सटर्नल यूज नहीं होती ना। हम्म। तो वो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा। देन नंबर रेंज हमने डिफाइन कर दी। फिर असाइन सेल्स एरिया टू सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, इस पे आ जाएंगे। हाँ, तो इसमें ये हमें 1 बाय 1 ये कॉन्फ़िगरेशन करने हैं। सो इसमें असाइन सेल्स ऑर्डर टाइप परमिटेड फॉर सेल्स एरिया, तो इसमें हमें अपना सेल्स ऑर्डर टाइप जो है अपने सेल्स एरिया को असाइन करना है। तो अपना सेल्स एरिया Z333 से हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे ये एंट्री हमने कल डाली थी। इसमें ये आपका सेल्स एरिया Z333 2105, और इसको हमने अपना ये ऑर्डर टाइप असाइन कर दिया है। ओके, तो ये यहाँ पे हमें इसका लिंक मतलब ये ऑर्डर टाइप असाइन करना होगा अपने सेल्स एरिया को। सो बिफोर दैट हमें ये करना होगा कंबाइन सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अपने सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पे जाना है, और यहाँ पे ये आपका बाय डिफॉल्ट आ गया है, हमें यही कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है रेफरेंस सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में, सेम जो आपका है। एंड फिर उसके बाद सिमिलरली हमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जैसे हमारा, हाँ हाँ स्टेप, करेक्ट करेक्ट। तो Z333 21, फिर यहाँ 21 मैंने डाल दिया। और आपका उसमें जैसे थर्ड वाले में 05 है तो 05 डाल दिया। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन Z333 05 05, ठीक है। देन हमको कल इसमें इशू आ रहा था, इशू इसलिए आ रहा था क्योंकि जब मैंने कॉपी किया था इसको OR से, तो दूसरे सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस मतलब इसमें यहाँ पे और भी अनवांटेड एंट्रीज आ गई थी, इसकी वजह से सिस्टम एरर दे रहा था। तो मैंने बाकी सारी एंट्रीज हटा दी, केवल जो
अपने सेल्स एरिया से रिलेटेड थी केवल उतनी ही रखी है। मतलब जितनी कॉपी होके आ गई थी मैंने वो सारी अनवांटेड एंट्रीज हटाई यहाँ से। उसके बाद मैंने अपना जो सेल्स एरिया और हाँ, जैसे मैंने ओआर से कॉपी किया था ना, तो उसमें जैसे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन 1000 2000 उन सब की एंट्रीज आ गई थी। जैसे यहाँ पे 1000 करके आ गया था, 1000 21 05 सबको उसने ये असाइन कर दिया था, ऑर्डर टाइप उसने सबको असाइन कर दिया था। तो हाँ, सबको जेडडब्ल्यू असाइन कर दिया था। तो इसलिए जब हम वो अपने जैसे कॉपी करके बनाया तो सिस्टम बैकएंड में कर देता है कॉपी। तो उसमें से हम जो हमारे अनवांटेड था वो मैंने हटा दिया। और हाँ हाँ, यहीं से आके यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको यहाँ से डिलीट कर दिया था बस। हाँ, तो ये था एंड देन हाँ, फिर अपना केवल जो रेलेवेंट एंट्री थी बस वो वाली इसमें रखी है। नाउ हाँ, ये कर दिया आपने। देन सो ये आपका सेल्स ऑर्डर की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। नाउ लेट्स सी द सेल्स आइटम। तो सेल्स आइटम में आपका आइटम कैटेगरीज आएंगी। आइटम कैटेगरीज, हाँ, इसको देख लीजिए, आइटम कैटेगरी है, फिर उसके बाद आइटम कैटेगरी ग्रुप्स है। देन यू हैव असाइन आइटम कैटेगरीज। इसमें ये डिफाइन आइटम कैटेगरी और असाइन आइटम कैटेगरी, ये दो मेन कॉन्फ़िगरेशन है। वी विल सी वन बाय वन। आइटम कैटेगरीज जैसे कि आपका कोटेशन के लिए होती है AGX। जब आप कोटेशन बनाओगे तो आइटम में आपको AGX दिखेगी, आइटम कैटेगरी। सिमिलरली आप जब हाँ, जो टैन होता है, टैन, जब हम सेल्स ऑर्डर बनाएंगे तो ये आइटम कैटेगरी आपकी टैन आएगी। तो आइटम कैटेगरी नई बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम स्टैंडर्ड को ही यूज़ कर लेंगे। हाँ, जैसे इसके अंदर में ये टैन है, और ये सारे पैरामीटर्स इससे कंट्रोल होते हैं। यहाँ पे जितने भी फील्ड्स दिए हुए हैं ये सारे फील्ड्स हमारे आइटम लेवल पे आइटम कैटेगरी के थ्रू कंट्रोल होते हैं। तो लेट्स सी द इम्पोर्टेंट वंस। जैसे आइटम टाइप, हाँ, तो ये आइटम टाइप मीन्स कि आपका ये नॉर्मल स्टैंडर्ड आइटम है कि ये टेक्स्ट आइटम है, पैकिंग आइटम है। जैसे समटाइम्स हमें सेल्स अपने मेन आइटम के साथ में कुछ एक यूज़र मैनुअल टाइप की देनी है। ठीक है, यूज़र मैनुअल देनी है जिसका कोई प्राइसिंग रेलेवेंस नहीं है, बस एज अ टेक्स्ट आइटम हमें ऐड करना है। तो उसमें हम यहाँ पे उसको टेक्स्ट कर देंगे और एक यूज़र मैनुअल का एक मटेरियल क्रिएट होगा। तो मतलब एक उसमें एज अ टेक्स्ट आइटम वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, उसकी कोई प्राइसिंग वगैरह नहीं होगी। पैकेजिंग आइटम है तो उसके लिए हम ई सेट कर देंगे आइटम टाइप। नॉर्मली इट इज़ योर स्टैंडर्ड आइटम, सो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर आपका कंप्लीशन रूल है। कंप्लीशन रूल में आपका इसमें शो कर रहा है कि बेसिकली जब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो उसको कंप्लीट स्टेटस कब दिखाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोटेशन बनाया आपने, तो कोटेशन का स्टेटस कंप्लीट कब होगा। कोटेशन का स्टेटस कंप्लीट होगा जब उसके अगेंस्ट में ऑर्डर बन गया, जब उसका रेफरेंस ऑर्डर क्रिएट हो गया। या फिर जैसे अगर आपके सेल्स ऑर्डर में 100 क्वांटिटीज हैं और डिलीवरी बनी आपकी केवल 10 पीसेस की, तो उसका स्टेटस हमें कंट्रोल रखना, कंप्लीट करना है या फिर ओपन रखना है, वो यहाँ से कंट्रोल होगा। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट जब बना, कॉन्ट्रैक्ट की कितनी वैल्यू हमने यूज़ कर ली, उसका स्टेटस हमें क्या सिस्टम में शो करना है, कंप्लीट या क्या या फिर ओपन। तो इसको अभी इतना कंफ्यूज मत होइए, नॉट रेलेवेंट फॉर कंप्लीशन डाल देते हैं, वी विल कीप एज इट इज। एंड देन स्पेशल स्टॉक। स्पेशल स्टॉक में क्या है, स्पेशल स्टॉक में जैसे अगर आपका कंसाइनमेंट है, जैसे कंसाइनमेंट एक प्रोसेस हम लोग देखेंगे आगे चल के। अगर कंसाइनमेंट से रिलेटेड आइटम कैटेगरी है तो इसमें हम
के डाल देंगे, ये वाला आएगा डब्लू कंसाइनमेंट, डब्लू यहाँ पे आ जाएगा। अगर ये किसी स्पेसिफिक, हाँ ये सब डिफाइन रहता है, राइट। यस यस, ये सब सिस्टम में पहले से सब डिफाइन रहेगा। हाँ हाँ हाँ, वो पूरा डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन रहता है, ईच एंड एवरी प्रोसेस का, कॉन्फ़िगरेशन का, सब उसमें रहता है। कि अगर कोई नई आइटम कैटेगरी भी बनाई है तो क्यों बनाई है, किस प्रोसेस के लिए बनाई है, सारी डिटेल्स रहेगी। हाँ 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 वो, हाँ वो भी क्लाइंट टू क्लाइंट रहता है, डिपेंड, कि कुछ लोग अच्छा मेंटेन करके रखते हैं और किसी क्लाइंट्स में डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम मिलेगा आपको, तो सिस्टम में जा जाके हमें फिर स्टडी करना होता है कि अच्छा क्या क्या सेटअप है। तो ये भी क्लाइंट्स, हाँ हाँ, नॉर्मली आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे सारे। जैसे बाई चांस डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं मिले किसी केस में, तो आप अपने इसे सिस्टम में जाके फिर कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी आइटम कैटेगरीज यूज हुई हैं। हम्म, जैसे ये तो इम्प्लीमेंटेशन वाली वो हो गया हाँ हाँ जैसे, हाँ जो आपकी जो यूजर रिक्वायरमेंट्स है ना, वो आपको उसमें यूजर स्टोरीज में या फिर नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स में आपको, मतलब कस्टमर से पहले ही मिल जाती है। तो कस्टमर के साथ में क्या बोलते हैं, इनिशियल डिस्कशन होता है हर प्रोसेस वाइज की, क्या क्या प्रोसेसेस आपके यहाँ हैं। उस प्रोसेसेस का फिर आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, सब लिस्ट डाउन करोगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है कि नहीं। नहीं, डिटेल्ड पे भी होता है, डिटेल्ड लेवल पे। जैसे आपका कॉन्फ़िगरेशन डॉक्यूमेंट बन गया, फिर आपका कुछ अगर आपने इन्हांसमेंट किया है तो उसका फंक्शनल स्पेसिफिकेशन बनता है कि मतलब आपने क्या लॉजिक यूज करी है, कहाँ से कौन सा डेटा पिक किया है। प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, बिजनेस प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स, जिसमें कि जितनी भी सेल्स प्रोसेस हैं, जैसे कि आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस है, उसकी पूरी प्रोसेस डिफाइंड होगी। फिर आपने कौन सा ऑर्डर टाइप यूज किया है, उसके लिए कौन सा डिलीवरी टाइप है, तो पूरा नहीं 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 नहीं, वो टीम होती है, पूरी पूरी टीम होती है, अकेला बंदा नहीं। नहीं, वो पूरी टीम होती है और वो सब लॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं इम्प्लीमेंटेशन के। हाँ जैसे, और जैसे नॉर्मल सपोर्ट प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो वहाँ पे, हाँ सपोर्ट में वही है, जैसे आपका टिकट्स आएगा, ये जो भी अगर कुछ इशू आ रही है उनको सिस्टम डे टू डे ऑपरेशंस में, तो उसके वो लोग टिकट रेस करते हैं कि मान लीजिए कुछ प्राइसिंग की एरर आ गई, या सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते समय इशू आ गया, या कोई रिपोर्ट ठीक से नहीं चल रही, बैच जॉब फेल हो गई, तो वो लोग उसको रिपोर्ट, वो टिकट रेस करेंगे, उसकी प्रायोरिटी होगी हाई मीडियम लो, और फिर वो आपकी टीम को आ जाएगी। हाँ फिर उसको आपको, यस उसको आपको चेक करना होगा क्या इशू है, और उसकी फिर टेस्ट वगैरह करके फिर आपको यूजर को वो यूजर टेस्टिंग होगी। नहीं, अब ऐप टीम अलग होती है। अब ऐप टीम का जैसे, अगर आपको नई रिपोर्ट मान लीजिए बनानी है जो सिस्टम में नहीं है, तो आप पहले तो यूजर से रिक्वायरमेंट लोगे कि क्या क्या आप उसको रिपोर्ट में चाहिए। फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है यूजर की, उसको आपको ये अबैप वाले को एक्सप्लेन करना होगा। आप एक मतलब डॉक्यूमेंट टाइप का बनाओगे, जिसको कि एफआरएस बोलते हैं, कई जगह एफएस बोलते हैं, जिसमें कि आप उसको हाँ, पहले फंक्शनल वाला करेगा, फंक्शनल वाला, हाँ हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद में।
हाँ, इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि हो सकता है कि ये इशू जो आ रही है ये यूजर ने कुछ डेटा एंट्री के टाइम पे मिस्टेक किया हो उसकी वजह से आ रही है। ठीक है, तो वो जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इट्स अ डेटा इशू तो हम यूजर को गाइड कर देंगे। फिर दूसरा केस हो सकता है कि कुछ उसमें मान लीजिए कुछ प्रोग्राम में कोई इशू है या फिर कुछ टेक्निकल इशू है, तब हम वेब वाले को यूज को इन्वॉल्व करेंगे और उसकी हेल्प से उसको फिक्स करेंगे। हम्म। आप अब ऐप में कि फंक्शनल में? मैं फंक्शनल में हूँ और एसडी जो आप सीख रहे हो ये भी फंक्शनल में ही आएगा। हाँ, हाँ, एबैप एबैप अलग मॉड्यूल है, वो टेक्निकल मॉड्यूल है। हाँ। नहीं जनरली क्या होता है जैसे कोई भी डिफरेंट वे तो बस लोग उसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे एनालिसिस आप ही लोग फंक्शनल कंसल्टेंट की है और तब इफ अब एपर इज नीडेड तो वो आप ही इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, फिर वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली कि ये फंक्शनल इशू है कि ये टेक्निकल इशू है। तो कहाँ पे चाहिए भूल गए। हाँ, हम लोग आइटम कैटेगरी में थे। देन कमिंग टू आइटम तो वो कैटेगरी। दोनों तो आपको नहीं लगता है कि कुछ करना होगा आइटम कैटेगरी और शेड्यूल लाइन एग्जिस्टिंग वाला भी यूज हाँ, एग्जिस्टिंग वाला यूज कर लेंगे करेंगे उसमें। मैं बस आपको थोड़ा फील्ड्स इसमें दिखा रहा हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं। फिर जैसे ये बिलिंग, हाँ पूछ सकते हैं, जैसे कि आइटम कैटेगरी में आपका जो बिलिंग रेलेवेंस फील्ड है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर जो प्राइसिंग फील्ड है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसकी फील्ड्स का थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। हम्म। चीजें इसमें का आइडिया हो। करेक्ट। जो काम भी करता होगा उसको भी इतना आइडिया नहीं होगा। हाँ, और धीरे धीरे। धीरे राइट। धीरे करेक्ट। एक्सपीरियंस पे आएगा। राइट। अभी जैसे ये बिलिंग रेलेवेंस है तो इसमें बिलिंग रेलेवेंस ए सेट है। ए मींस डिलीवरी रिलेटेड बिलिंग। तो अगर आपका 10 आइटम है तो मतलब ये डिलीवरी रिलेटेड है। मींस इसके बाद में आपकी डिलीवरी बनेगी और उसके बाद में इनवॉइस बनेगी। आप म्यूट कर लो, म्यूट। देन ठीक है, उसके बाद में ये आपका दैट इज योर बिलिंग रेलेवेंस। देन यू हैव प्राइसिंग। प्राइसिंग मींस यहाँ पे अगर ये हमारा आइटम कैटेगरी प्राइसिंग के लिए एप्लीकेबल है, ये नॉर्मल आइटम है, तो यहाँ पे एक्स रहेगा। तो 10 में एक्स रहेगा, तो दिस मीन्स कि दिस आइटम इज रेलेवेंट फॉर प्राइसिंग। देन बैच डिटर्मिनेशन, ये बैच रिलेटेड होता है। बैच कॉन्सेप्ट वी विल सी व्हाट आर बैचेस इन कमिंग सेशंस। देन यू हैव दिस रिटर्न्स। हाँ, अगर ये रिटर्न्स आपको लेना है, कोई प्रोडक्ट आपने सेल किया है उसका रिटर्न आना है, तो उसके लिए हमें ये रिटर्न्स वाली एक्टिव करना पड़ेगा। रिटर्न्स के लिए एप्लीकेबल है। और शेड्यूल लाइंस अलाउड हैं तो हमको इसमें ये वाला टिक मार्क रहेगा। क्रेडिट रिलेटेड सेटिंग्स के लिए क्रेडिट एक्टिव वाला एक्ट करना चेक रहेगा। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स टू 10। हम लोग नॉर्मल 10 को ही यूज़ कर लेंगे। अगर आपको कॉपी करके नया बनाना है तो सिंपल प्रोसेस है, यहाँ से जाएंगे, इसको करके कॉपी एज, और हम इसको Z10 या Y10 करके एक नया भी बना सकते हैं। देन कमिंग बैक, डिफाइन आइटम कैटेगरी ग्रुप्स। तो इसमें यहाँ पे आपको नॉर्मल इसमें आपको ग्रुप्स दिख जाएंगे जो हम मटेरियल मास्टर में असाइन करते हैं। सो ये नॉर्मल NORM जो हमारा ग्रुप होता है नॉर्मल स्टैंडर्ड आइटम के लिए, ये वाला यूज़ होता है। सो बेसिकली इसमें अलग अलग टाइप्स के मटेरियल ग्रुप्स डिफाइन किए हैं और ये मटेरियल मास्टर में असाइन होंगे। देन सो इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन हमारा एक तो डिफाइन आइटम कैटेगरी है और उसके बाद में आपको यहाँ पे असाइन आइटम कैटेगरीज। लेट्स सी द असाइन वन। इसमें जैसे हमारा OR के लिए देखते हैं, तो OR में आइटम ग्रुप जैसे OR, और इसमें आपको ऊपर दिखेगा सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, आइटम कैटेगरी ग्रुप, यूसेज, हाई लेवल कैटेगरी।
एंड दिस इज योर डिफॉल्ट। तो ये 4 पैरामीटर्स होते हैं आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन के लिए। सो आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन, ये क्वेश्चन आता है नॉर्मली। आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन कैसे होता है? सबसे पहले सिस्टम सेल्स डॉक्यूमेंट को देखता है। ठीक है, मैं कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको दिखा रहा हूँ। सेल्स डॉक्यूमेंट हमारा ओआर है। दूसरा है आइटम कैटेगरी ग्रुप। दूसरी चीज सिस्टम देखेगा आइटम कैटेगरी ग्रुप। देन यू हैव यूसेज और हाई लेवल आइटम कैटेगरी। यूसेज और हाई लेवल आइटम कैटेगरी। इन 4 पैरामीटर्स के मिलने के बाद सिस्टम आपको एक आइटम कैटेगरी प्रपोज करेगा। जो कॉलम्स है वही सेल्स टाइप आइटम कैटेगरी ग्रुप हाँ, सेल्स टाइप, एच क्या है हाई लेवल हाई लेवल आइटम कैटेगरी और ये। तो इसमें हमारे जो फर्स्ट क्या है टीएफसी क्या है, ये वाला, ये आइटम कैटेगरी डिफॉल्ट आइटम कैटेगरी, ये अच्छा 10 पिक करेगा। तो अभी देखिए इसमें यूसेज और हाई लेवल को अभी आप इग्नोर कर दीजिए, ये दोनों ऑप्शनल फील्ड्स हैं। सो ऑर्डर टाइप और आइटम कैटेगरी ग्रुप, ये दो मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो हमें अपने यहाँ पे ऐड करना होगा। तो अगर ऑर्डर टाइप ओआर है और आइटम कैटेगरी ग्रुप एनओआरएम है, तो आपका आइटम कैटेगरी 10 आना चाहिए। तो हमको अपने ऑर्डर टाइप के लिए देखना है कि ये मेंटेन हो गया है कि नहीं। नॉर्मली कॉपी करके जब बनाते हैं तो ये आइटम कैटेगरी आ जाना चाहिए इसमें। हाँ, तो देखिए ZWO NORM के लिए ऑटोमेटिकली 10 हमारा सिस्टम में डिटरमाइन हो जाएगा। ये जो नॉर्म है ये कहाँ पे मेंटेन करते हैं? ये आपका मटेरियल मास्टर में मेंटेन होता है। मटेरियल मास्टर कोई भी एक अभी ओपन कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, MM03 में गया एंड आई हैव ओपन द मटेरियल मास्टर। तो इसमें आपका सेल्स ऑर्ग टू व्यू में आइटम कैटेगरी ग्रुप होता है। तो ये मटेरियल मास्टर में हमें असाइन करना होता है। यहाँ पे NORM असाइन करा हुआ है। NORM रहेगा आपके इसमें स्टैंडर्ड में। नॉर्मल मीन्स स्टैंडर्ड आइटम। तो NORM, तो जब ऑर्डर टाइप ZW है, मटेरियल में NORM असाइंड है, तो हमारा 10 डिराइव होगा। तो ये आप मतलब इसको याद रखना, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, आइटम कैटेगरी ग्रुप, यूसेज और हाई लेवल आइटम कैटेगरी, ये आपको डिटरमाइन करते हैं आइटम कैटेगरी। देन इन सम केसेस यूसेज यूज होता है, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक टाइप की पैकिंग पे आपको एक आइटम कैटेगरी डिटरमाइन करनी है, या फिर कुछ अलग अलग इसमें सिनेरियोज है आइटम कैटेगरीज में यूसेज में, कि फर्दर अगर आपको आइटम कैटेगरी अपनी यहाँ पे दूसरी डिटरमाइन करनी है कुछ स्पेसिफिक केस में, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। हाई लेवल आइटम कैटेगरी तब यूज होता है जब आपका, जैसे आप कुछ फ्री आइटम दे रहे हो, मेन आइटम के साथ में एक नॉर्म और एक और आइटम अटैच है। जैसे आपने एक आइटम एंटर किया, ऑटोमेटिकली एक फ्री आइटम उसके साथ आ जाए, तो हायर लेवल आइटम कैटेगरी आपकी मेन वाले की हो जाएगी और लोअर वाले की आपके उसमें ये हायर लेवल वाला यूज होगा। या फिर आप जैसे कई बार पूरा एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपने एक कंप्यूटर के साथ में आप प्रिंटर और कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो उसका हम एज ए सिस्टम में बिल ऑफ मटेरियल होता है वो क्रिएट कर देते हैं। तो जैसे ही ऑर्डर क्रिएट होगा, मेन आइटम के साथ में सारे सब आइटम्स आ जाएंगे, और उसमें मेन आइटम की आइटम कैटेगरी अलग होगी, आइटम और लोअर लेवल आइटम्स की अलग होगी। तो ये सब कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हैं, इसमें अभी डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फॉर नाउ यू और कैन जो मतलब अंडरस्टैंड। हाँ। जो भी फिनिश मान लीजिए जो फिनिश्ड गुड होता होगा ना उसका जो रॉ मटेरियल हुआ हम्म। सब सब उसके सब मटेरियल बनेंगे हाँ, उसके हिसाब से बॉम्ब बन जाएगा बिल ऑफ हाँ, मटेरियल। बॉम्ब मटेरियल बॉम्ब बन जाएगा उसके। जैसे आपको जो सेल्स ऑर्डर में मान लीजिए कंपोनेंट्स भी देखने हैं कि ये मेन प्रोडक्ट तो मेरा कंप्यूटर है, बट उसके साथ मेरे और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कि हेडफोन है, प्रिंटर है, तो वो सारी चीज़ें हम एक बॉम्ब में बना के डाल देंगे। तो जैसे ही आप कंप्यूटर एंटर करोगे, बॉम्ब का CS01 है, आई थिंक CS01।
हाँ उसको बाद में देखेंगे, हाँ पहले सब वो, हाँ उस पे अभी इतना कंफ्यूज मत होइए, अभी फॉर नाउ जस्ट सी दिस इज दिस आइटम कैटेगरी डिटर्मिनेशन। और ये आपका सेल्स ऑर्डर टाइप आइटम कैटेगरी ग्रुप, और इससे आपका ये यहाँ पे आइटम कैटेगरी आ गया। ये हमारा असाइनमेंट पार्ट हो गया। देन इसमें आपको इतना ही करना है। यहाँ पे जो आइटम कैटेगरी था वो 10 था ना, 10 उसी से डिराइव हुआ हाँ है। 10 यहीं से डिराइव हो रहा है। इसमें डिफाइन और असाइन ये दो चीजें आपको यहाँ पे करनी है इस आइटम में। ऑलरेडी हुआ हुआ है, वो किया हुआ है हमने, हाँ। वो हमने अपने ऑर्डर टाइप को और मतलब कॉपी कर लिया था ना उससे सारा। हाँ, अगर यहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है हमें अपनी, तो एक डालनी होती है एंट्री, ZWA नॉर्म। साइन करके करेक्ट करेक्ट। तीसरा हो गया ये शेड्यूल लाइन। अब शेड्यूल लाइन में क्या है कि डिफाइन शेड्यूल लाइन कैटेगरी, शेड्यूल लाइन आपका डिलीवरी डेट वगैरह कंट्रोल करता है। तो जैसे इंक्वायरी की शेड्यूल लाइन हो गई 80, फिर आपकी CP, हाँ ये वाली है जो नॉर्मली आपका नॉर्मल आइटम में यूज होगी। CP का देखते हैं क्या है इसमें डिटेल्स। ओके, सो इसमें मूवमेंट टाइप 601 है। मूवमेंट टाइप आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। जैसे जब भी आप कोई गुड्स मूवमेंट कर रहे हो, गुड्स इशू कर रहे हो, या फिर गुड रिसिप्ट कर रहे हो, या गुड्स की मूवमेंट कर रहे हो विद इन वेयर हाउस या दूसरे प्लांट में, तो कुछ भी गुड्स का मूवमेंट होता है तो उसका एक स्पेसिफिक मूवमेंट टाइप होता है। ओके, मूवमेंट टाइप इज थ्री डिजिट की होती है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गुड्स का क्या मूवमेंट है। जैसे 601 है, 601 मीन्स गुड्स इशू। तो गुड्स इशू जब आप डिलीवरी के बाद में जब गुड्स इशू करोगे तो आपका बैकएंड में मूवमेंट 601 ट्रिगर होगा। एंड सो मूवमेंट टाइप हमने तो एक भी था ना, 501 होता है आपका जब आप नेक्स्ट गु- तो नहीं नहीं, मेक टू ऑर्डर नहीं होता। 501 होता है जब आप गुड रिसीट करते हो ना विदाउट परचेज ऑर्डर, वो अलग सिनेरियो है। CP वाले में आपका ये 601 रहेगा जो नॉर्मल। गुड्स हाँ, डिलीवरी किया। जब आपका जो डिलीवरी है उसकी जो गुड्स इशू होगी, इसमें 601 मोमेंट टाइप रहेगा। फिर ये डिलीवरी ब्लॉक करके है। डिलीवरी ब्लॉक जैसे हमने ये सेट कर दिया यहाँ पे, तो जब भी आप ऑर्डर बनाओगे तो वो इसकी शेड्यूल लाइन ब्लॉक्ड रहेगी, मतलब यूज़र को जाके उसको अनब्लॉक करना होगा। तो ये ब्लॉक यहाँ पे सेट हम कर सकते हैं, मतलब डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ब्लॉक प्रपोज करेगा। तो इसको अभी ब्लैंक ही छोड़ देते हैं। देन आइटम रेलेवेंट फॉर डिलीवरी, तो जैसे कोई आइटम है, कुछ जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल वाला, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि टेलीविज़न है या कोई प्रोडक्ट है, उसके साथ में आप कुछ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या फिर इस यूज़र मैनुअल टाइप का आपको भेजना है, तो उसमें हम यहाँ पे आइटम रेलेवेंट फॉर डिलीवरी वाला चेक कर देंगे। मतलब इस प्रोडक्ट की हमें डिलीवरी के लिए रेलेवेंट है, बट इसमें और बाकी चीज़ें क्या बोलते हैं, ये सिस्टम इतना नहीं दिखेगा। दिस इज आइटम रेलेवेंट फॉर योर डिलीवरी। तो इसमें आप देखोगे कि आइटम दैट इज रेटेड शेड्यूल लाइन इज रेलेवेंट फॉर डिलीवरी। जैसे कि शेड्यूल लाइंस दैट बिलोंग टू आइटम इन कोटेशन आर नॉट रेलेवेंट फॉर डिलीवरी। हाँ, जो शेड्यूल लाइंस आपकी जो आइटम लेवल पे होंगी वो डिलीवरी के लिए रेप्लिकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि वो कोटेशन है। कोटेशन में केवल हमको एक सिस्टम एक डिलीवरी डेट प्रपोज कर रहा है, बट वो डिलीवरी के लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि कोटेशन या इंक्वायरी वो प्री सेल्स डॉक्यूमेंट्स हैं। देन हाँ, और ये लास्ट की जो 3 फील्ड्स हैं, ये आपका यहाँ से आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो ATP चेक होता है। ATP चेक रेलेवेंट है, अवेलेबिलिटी चेक, या फिर आपका जो स्टॉक अवेलेबिलिटी वगैरह है उसका यहाँ से कंट्रोल है। यहाँ पे स्विच ऑन है, मींस ये इसके लिए रेलेवेंट है, अवेलेबिलिटी चेक वगैरह के लिए रेलेवेंट है। भी आइटम कैटेगरी इसकी, अच्छा ये जैसे एक दूसरी ये शेड्यूल लाइन है नो MRP, जिसका मतलब है कि कोई चेक नहीं होगा, सिंपली शेड्यूल लाइन आएगी बट कुछ स्टॉक वगैरह चेक नहीं होगा, यहाँ पे सब अनचेक्ड है।
ठीक है, तो सिस्टम अवेलेबिलिटी चेक नहीं करेगा इस केस में। तो आप सीपी वाला ही यूज कर लेना एंड देन गो टू असाइन शेड्यूल लाइन। हाँ, असाइन शेड्यूल लाइन में दो चीजें हैं, आइटम कैटेगरी और ये एमआरपी टाइप। तो ये दोनों चीज, इस कॉम्बिनेशन को हम अपनी शेड्यूल लाइन को असाइन करेंगे। आइटम कैटेगरी हमारी इस केस में टैन है, टैन, और एमआरपी टाइप ब्लैंक, इट इज असाइन टू सीपी। तो यहाँ पे कोई भी आप चेंज मत करिएगा, इट विल रिमेन एज इट इज टैन, और फिर एमआरपी टाइप और सीपी असाइंड रहेगी यहाँ पे। ठीक, ऑलरेडी असाइंड है ना। ऑलरेडी असाइंड है। तो बस इतना यहाँ पे रहेगा, एक बार ये कॉन्फ़िगरेशन आप देख लेना। फिर जब आप ऑर्डर क्रिएट करोगे, तो उसको हम वैसे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जब आप ऑर्डर क्रिएट करोगे तो जैसे ZWO, अपने सेल्स एरिया को ले लो, Z33, 21 और 05। तो आप जब यहाँ पे एंटर करोगे तो सिस्टम आपको अंदर जाने देगा। ठीक है, जो हमने सेटअप किया है, तो अभी ZWO ऑर्डर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी और एरर्स भी आएंगी, बट अभी ये फर्स्ट लेवल हमको मतलब सिस्टम अंदर स्क्रीन में जाने दे रहा है। ठीक है, फिर हमें कस्टमर अपना जो बनाया थर्ड पार्टी ये ले लेगा। देखना पड़ेगा। 3000 वाला हमें देना पड़ेगा इसमें। 3000 वाला नहीं, इसमें इस सेल्स एरिया में बनाना पड़ेगा अपने को, इस ये सेल्स सेल्स एरिया। एरिया हाँ, हाँ, ये सेल्स एरिया जो है ना अपना, Z33, हाँ, इस सेल्स एरिया में कस्टमर बनाना पड़ेगा। इसी में तो बनाए थे शायद। हाँ, इस पे ही बनाया था, तो इसमें वो एरर जो आ रही है, क्या एरर आ रही है? हम्म, अच्छा, ये जो प्राइसिंग की एरर आ रही है, ये हमें प्राइसिंग का फिर अभी हम आगे देखेंगे, इसकी प्राइसिंग की सेटिंग्स करनी पड़ेगी, तो देन इट विल वर्क। बट अभी ठीक सिस्टम है। ने जैसे आपको फर्स्ट लेवल पे अलाउ कर दिया, वरना यहीं पे आपको सिस्टम रोक देता। अभी हमने ऑर्डर टाइप असाइन कर दिया है। कल आप ये सारे ट्रिपल से साइन हो गए थे और डी डिस्टेंस और इस हाँ, वो मैंने कॉन्फ़िगरेशन उसको रिमूव किया है। और अब हमारा मतलब ऑर्डर टाइप, हाँ, ऑर्डर टाइप ये रेडी टू यूज़ हो गया है। अब आप हम इस ऑर्डर टाइप के बेस पे अपने आगे के सिनेरियोज रन कर सकते हैं। अभी और सेटिंग्स हैं, प्राइसिंग प्रोसीजर और अलग अलग हैं, वो आगे सेशंस में देखेंगे। बट अभी ये फर्स्ट लेवल इतना हमारा हो गया है कि ऑर्डर टाइप, उसकी नंबर रेंजेस, सेल्स एरिया, ये सारी चीज़ें बेसिक सेटअप हो गया है। इतना आप रिवाइज कर लो। हाँ, ये मेन सेटअप है। हाँ, फिर देख। ठीक है, मैं सेशन डाल दूंगा अभी, शाम हाँ तक डाल दूंगा। थोड़ा ठीक है। इम्पोर्टेंट। हाँ, 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 ठीक है फिर है। ठीक है चलिए हाँ ओके, मैं ओके। हैप्पी हूँ। यू सेम टू यू, सेम टू यू, बाय। अच्छा, स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ बिल्कुल। अच्छा, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट लेट्स डू थ्योरी। हाँ, सेल्स डॉक्यूमेंट्स, लाइक एसएपी में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स प्रोसेसेस है। सो सेल्स डॉक्यूमेंट्स के बारे में आज वी विल सी। सेल्स डॉक्यूमेंट्स, जैसे आप कोई भी ऑर्डर क्रिएट करोगे सिस्टम में, इट कैन बी आपका से नॉर्मल सेल्स ऑर्डर हो गया, या कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोटेशन, इंक्वायरी, कोई भी सेल्स डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करोगे तो उसके अलग अलग ऑर्डर टाइप्स होते हैं। ओके, लाइक नॉर्मल ऑर्डर का ओआर हो गया, अगर कैश सेल है तो उसका सीएस हो गया, फिर आपका थर्ड पार्टी का अलग हो गया, रश सेल्स का अलग हो गया, रश ऑर्डर का आरओ हो गया। तो अलग अलग सेल्स ऑर्डर टाइप्स होते हैं, जो कि सेल्स डॉक्यूमेंट्स जिनको कहते हैं। ओके, और सेल्स डॉक्यूमेंट्स आज हम मतलब अलग अलग प्रोसेसेस के बारे में नहीं देखेंगे, बेसिकली वी विल सी कि सेल्स डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या होता है। so सेल्स डॉक्यूमेंट्स इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। पहला होता है आपका हेडर लेवल, दूसरा होता है आइटम
लेवल, और तीसरा होता है शेड्यूल लाइन लेवल। तो आपका जो सेल्स ऑर्डर का हेडर लेवल है, ये आपके ये इंफॉर्मेशन पूरे डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेबल होती है। आइटम लेवल की जो आइटम स्पेसिफिक डिटेल है उससे रिलेटेड होता है। और शेड्यूल लाइन लेवल आपका जो डिलीवरी डेट्स वगैरह होती हैं उससे रिलेटेड होता है। सो अभी लेट्स से, सो सेल्स डॉक्यूमेंट आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सेल्स डॉक्यूमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, हेडर। ये क्या मतलब ऑर्डर से रिलेटेड? हाँ, ये ऑर्डर रिलेटेड होता है। मतलब जब आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट करोगे तो सेल्स ऑर्डर ये 3 पार्ट्स में रहेगा। एक हेडर लेवल पे रहेगा, आइटम लेवल और शेड्यूल लाइन लेवल। ठीक है, ये मैं आपको सिस्टम में दिखाऊंगा तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो हेडर लेवल जो हमारा ये जो हेडर लेवल की इंफॉर्मेशन होती है ये पूरे डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेबल है। आइटम लेवल की आइटम लेवल पे, और शेड्यूल लाइन की जो आपकी डिलीवरी रिलेटेड डिटेल्स है उससे रिलेटेड है। तो हेडर लेवल पे हमारा जो कंट्रोल होता है वो होता है आपका ऑर्डर टाइप से, जिसमें कि हमारे अलग अलग ऑर्डर टाइप्स आ जाएंगे। आपका ओआर हो गया, सीएस हो गया, जो अलग अलग सेल्स प्रोसेसेस हैं। आइटम लेवल पे होता है कंट्रोल आपका आइटम कैटेगरी से, और शेड्यूल लाइन लेवल पे होता है शेड्यूल लाइन कैटेगरी। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक सिस्टम में दिखाता हूँ ऑर्डर। ओके, तो सेल्स ऑर्डर में आपका यहाँ पे आप जाओगे, ये तो एक, ये जैसे एक सेल्स ऑर्डर है। इसमें आपको यहाँ पे हेडर लेवल पे सारी आपको हेडर की डिटेल्स मिल जाएंगी। मतलब हेडर डिटेल्स वो होती हैं जो पूरे डॉक्यूमेंट के लिए एप्लीकेबल हैं, वो सारे लाइन आइटम्स के लिए एप्लीकेबल होंगी। मान लीजिए इसमें आपके 10 आइटम हैं एक ऑर्डर में, तो ये 10 के 10 के लिए ये हेडर डिटेल्स एप्लीकेबल होंगी। ओके, और जैसे कि आप, हेडर डिटेल वही उस पर क्लिक करके। हाँ, यहाँ पे आपको डिटेल क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से हेडर डिटेल दिख जाएंगी सारी। कि जैसे सेल्स एरिया क्या है, सेल्स एरिया सारे मटेरियल्स के लिए कॉमन होगा। सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप, ये सब मतलब जितने भी आइटम होंगे आपके सेल्स ऑर्डर में सबके लिए एप्लीकेबल होगा। सिमिलरली आपकी शिपिंग कंडीशंस क्या है, और अनलोडिंग पॉइंट, बेसिकली ये डिटेल्स पूरे ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल होंगी, सारे लाइन आइटम्स के लिए। अब लाइन आइटम स्पेसिफिक डिटेल्स अगर आपको देखनी है, अच्छा, यहाँ से जा सकते हो आप, हेडर लेवल से देख सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो। ऊपर गो टू हेडर ये भी ऑप्शन होता है, गो टू से जाके भी हेडर पे देख सकते हो। हेडर में इतने सारे अलग अलग टैब्स हैं, सेल्स, शिपिंग, बिलिंग, और आइटम में अलग अलग ये टैब्स हैं। और देन यू हैव दिस आइटम लेवल। आइटम लेवल जैसे जो आपके आइटम्स हैं जो आपने एंटर कर रखे हैं सेल्स ऑर्डर में, तो आइटम लेवल डिटेल्स आपको देखनी होंगी, तो उस पे आप लाइन पे डबल क्लिक कर दो। तो आपका ये आइटम स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें हर आइटम की डिटेल्स आपको दिखेंगी। मतलब मोर और लेस जो ऊपर के टैब्स हैं ये सब सेम रहेंगे। और बट यहाँ पे आपको आइटम लेवल दिख जाएगी। तो इसमें आइटम में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है आइटम कैटेगरी। सो आइटम कैटेगरी क्या है? आइटम कैटेगरी आपका ये कंट्रोल करती है कि आइटम कैसे बिहेव करेगा। मतलब इस आइटम के लिए आपकी प्राइसिंग एप्लीकेबल है कि नहीं, इसकी आइटम का क्रेडिट चेक करना है कि नहीं, ये मतलब बिलिंग के लिए रेलेवेंट है कि नहीं। मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स ये आइटम कैटेगरी लेवल पे कंट्रोल होते हैं। तो जैसे नॉर्मल आइटम के लिए TAN, नॉर्मल सेल्स ऑर्डर के लिए TAN, और भी अलग अलग टाइप्स के आइटम कैटेगरीज हैं
तो दैट वी विल सी इन कॉन्फ़िगरेशन। तो फॉर नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये 10 ये आइटम कैटेगरी आइटम लेवल पे एक इम्पोर्टेंट फील्ड है जो कि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करती है। 10 एक शॉर्टकट है, मतलब 10 तो की है, मतलब स्टैंडर्ड आइटम बोलते हैं 10 को। हाँ, जब आपका नॉर्मल ऑर्डर क्रिएट हो रहा है ऑर्डर टाइप ओआर से, तो 10 होता है, मतलब ये नॉर्मल आइटम है, जैसे आपका जो नॉर्मल इसकी डिलीवरी वगैरह होगी। और फिर जैसे आइटम डिटेल मतलब कैसे है, आइटम वाले लाइन पे डबल क्लिक करके देख सकते हैं। हाँ, आइटम डिटेल आपको यहाँ पे ये लिस्ट आ जाएगी, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो सारी लिस्ट आ जाएगी ऐसे। कैटेगरी हाँ, आइटम कैटेगरी। डिटेल्स के लिए अच्छा, डिटेल्स के लिए आप इसको डबल क्लिक कर दीजिए तो ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। आप यहाँ से जा सकते हो या फिर आप ऊपर एक्स्ट्रास से जाके यहाँ गो टू में जाके आइटम एंड देन ऑल दिस, ये सारे। हाँ, ठीक है, एंड और देन उसमें भी टैब आते हैं इस आइटम, ये सब भी उसी आइटम डिटेल्स के पार्ट हुए। कौन सी ये सारे टैब्स? हाँ, तो आइटम डिटेल्स से रिलेटेड है। हाँ, ये सब आइटम से रिलेटेड है। इसमें जितने भी टैब दिख रहे हैं आपको ऊपर, ये सारे आइटम से रिलेटेड है। और अगर आपको हेडर रिलेटेड टैब्स देखने हैं तो आपको हेडर वाले पे क्लिक करना होगा। तो ये टैब्स हेडर के हो गए, ये सारे आइटम्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, मतलब जितने ये बेसिकली ये इंफॉर्मेशन आपके जितने भी लाइन आइटम है ऑर्डर में सबके लिए ये एप्लीकेबल होगी। और आइटम स्पेसिफिक डिटेल्स आपको इस आइटम पे जाके जब डबल क्लिक करोगे तो वो यहाँ पे दिखेगी नीचे। ओके, जैसे कि आपका ये मटेरियल स्पेसिफिक डिटेल्स, उस पर्टिकुलर लाइन आइटम स्पेसिफिक डिटेल्स। देन एक थर्ड चीज होती है शेड्यूल लाइन, जो आपको यहाँ पे दिखेगी इस टैब में, शेड्यूल लाइंस में। शेड्यूल लाइंस का मतलब ये आइटम लेवल पे आप जाओगे, आइटम लेवल्स में एक शेड्यूल लाइंस का टैब होता है। इस शेड्यूल लाइन में आपको दिखेगा कि आपकी डिलीवरी डेट कब की है, और आपने जो ऑर्डर प्लेस किया है मतलब वो कंफर्म हो गया कि नहीं, मतलब स्टॉक स्टॉक होगा तो वो ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा, नहीं होगा तो यहाँ पे जीरो शो करेगा। शेड्यूल लाइन का मतलब, हाँ, आपका जो डिलीवरी कब है, बेसिकली डिलीवरी डेट कब की है, ये इसमें दिखाता है डिलीवरी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये इस ऑर्डर है, शेड्यूल लाइन है, हम्म। ठीक है। ऐसे शेड्यूल लाइन बनाए तो उसको मान लीजिए 4 शेड्यूल लाइन बना दिए कि ये मटेरियल इतना पे इतना डिलीवरी, तो वो भी तो वहाँ पे दिखाएगा ना शेड्यूल लाइन। शेड्यूल लाइन में जैसे आप जब मटेरियल एंटर करोगे तो उसमें सिस्टम अपने आप अवेलेबिलिटी चेक करेगा। ओके, सिस्टम चेक करेगा कि इसका स्टॉक है कि नहीं है, और फिर जो भी आपने ऑर्डर क्वांटिटी डाली है वो यहाँ पे सिस्टम कंफर्म क्वांटिटी में आपको दिखा देगा कि कंफर्म हो गया स्टॉक कि नहीं। अगर नहीं हुआ तो जीरो आ जाएगा यहाँ पे। अभी जैसे वन वन दिख रहा है, शेड्यूल लाइन बनाते नहीं है, ये अपने आप आ जाएगा। हाँ, जैसे हाँ, इसमें शेड्यूल लाइन, जैसे आप मटेरियल आइटम लेवल पे जाइए, डबल क्लिक करिए, फिर एक शेड्यूल लाइन का अलग से टैब है, इस टैब में आज के आके यहाँ पे आपको उसकी डिलीवरी डिटेल्स दिख जाएगी, बेसिकली कब इसको डिलीवरी डेट असाइन किया है सिस्टम ने। ओके, और यहाँ पे हाँ, डिलीवरी डेट दे देगा, और आपको स्टॉक आपका कंफर्म हो गया कि नहीं। मतलब अगर आपका स्टॉक अगर अब नहीं है, आपके लिए मान लीजिए वेयर हाउस में स्टॉक नहीं है, तो आपने ऑर्डर क्रिएट कर दिया तो कंफर्म क्वांटिटी में यहाँ पे जीरो आएगा। अभी अगर स्टॉक था तो उसने कंफर्म कर दिया कि हाँ स्टॉक है, अगर स्टॉक नहीं होगा तो यहाँ पे जीरो दे देगा। फिर जब स्टॉक आएगा उसके बाद में जब दोबारा अवेलेबिलिटी चेक होगी तब यहाँ पे कंफर्म क्वांटिटी दिखाएगा, और उसके बाद में डिलीवरी बनेगी जब कंफर्म क्वांटिटी में हमारा स्टॉक आ जाएगा। फिर इसमें एक की होती है शेड्यूल लाइन कैटेगरी, जो शेड्यूल लाइन की इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करती है। ये फील्ड होता है यहाँ पे शेड्यूल लाइन कैटेगरी। तो ये जैसे उसमें आइटम कैटेगरी थी, इसमें शेड्यूल लाइन कैटेगरी है। तो इस
की से कई सारी चीजें कंट्रोल होती हैं, मैं आपको वो शो करूंगा अभी जब कॉन्फ़िगरेशन इसका देखेंगे। ठीक है, तो हेडर लेवल, आइटम लेवल और शेड्यूल लाइन लेवल, तीन लेवल आपको मैंने बताए। all three consists Excel document. हाँ, ये आपके सेल्स डॉक्यूमेंट्स के पार्ट हैं, ये तीनों टोटल कंबाइन करके आपके सेल्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं। तो कोई भी सेल्स डॉक्यूमेंट, You have order, item और schedule line. शेड्यूल लाइन। तो इसमें डिलीवरी तक का बताना होगा ना, तब तो schedule line भी इसमें आ रहा है। हाँ, ये आपका जो आप, सेल्स डॉक्यूमेंट में ही पता चल जाएगा कि whether the quantity confirm हुआ या नहीं। सेल्स डॉक्यूमेंट हाँ, वो सेल्स डॉक्यूमेंट में ही आपको पता चल जाएगा शेड्यूल लाइन में कि आपका स्टॉक कंफर्म हो गया है कि नहीं, क्वांटिटी कंफर्म हो गई है कि नहीं। और जब तक क्वांटिटी कंफर्म नहीं होगी तब तक आपका डिलीवरी नहीं बनेगी, सिस्टम डिलीवरी नहीं बनाने देगा। तो क्वांटिटी कंफर्म होने का मतलब है कि आपके पास स्टॉक है और उस स्टॉक को आप आगे मतलब अ, उसको कस्टमर को भेज सकते हो। ठीक है, और ये हेडर लेवल कंट्रोल होता है ऑर्डर टाइप से। लाइक आपका जो ऑर्डर टाइप्स होते हैं, ओआर मान लीजिए, ओआर ऑर्डर टाइप, एग्जाम्पल के उस पे एग्जाम्पल हो गया ओआर। आइटम कैटेगरी, एक ये कंट्रोल होती है आइटम कैटेगरी, जैसे मान लीजिए टैन हो गया, स्टैंडर्ड आइटम। और इसमें आपकी मान लीजिए CPCN अलग अलग होती हैं, दैट आई विल शो यू। तो ये बेसिकली कंट्रोल करती है कि ये कैसे बिहेव करेगा। ऑर्डर कंट्रोल करेगा हेडर लेवल की इंफॉर्मेशन, जो आइटम कैटेगरी है वो कंट्रोल करेगी आइटम लेवल की इंफॉर्मेशन, और शेड्यूल लाइन कैटेगरी कंट्रोल करेगी शेड्यूल लाइन इंफॉर्मेशन। ठीक है, नाउ लेट मी एक इसमें SAP टेबल्स के बारे में और बता देता हूँ आपको। जो हेडर लेवल की जो टेबल होती है वो होती है आपकी VBAK। ओके, ये आपकी हेडर टेबल है, हेडर टेबल। हेडर टेबल ऑर्डर की हेडर टेबल है, जब आप सेल्स ऑर्डर क्रिएट करते हो ना, सेल्स ऑर्डर की जो हेडर टेबल है। और उसके बाद में VBAP और VBEP, ये हेडर टेबल हो गई। ये SAP सेल्स की जो टेबलें हैं आपकी हेडर लेवल पे, ये हो गई VBAP आइटम टेबल, एंड दिस इज योर शेड्यूल लाइन टेबल। ठीक है, ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि ये तीन टेबल्स हैं, हेडर के लिए VBAK, आइटम के लिए VBAP और VBEP शेड्यूल लाइन लेवल पे। तो जैसे कई बार हम टेबल्स में जाके भी इंफॉर्मेशन देखते हैं, फ्रंट एंड पे तो आपके ये ट्रांजेक्शन है, अगर आपको टेबल लेवल पे इंफॉर्मेशन कोई चेक करनी है तो उसका ट्रांजेक्शन है SE16 आप डालेंगे, SE16N और उसके बाद में यहाँ पे टेबल का नेम आपको डालना होगा VBAK। जैसे VBAK आ गई तो आपकी सेल्स डॉक्यूमेंट हेडर डेटा, ये हेडर डेटा की टेबल है। यहाँ पे आपको सारी फील्ड्स दिख जाएंगी टेबल लेवल पे। जैसे मान लीजिए आपको देखना है कि किसी पर्टिकुलर डे पे कितने ऑर्डर क्रिएट हुए हैं। मान लीजिए आपको पूरे मई में देखना है कितने ऑर्डर क्रिएट हुए हैं, तो वो आप टेबल लेवल पे भी जाके देख सकते हो 76। इसको फ्रंट एंड में रिपोर्ट्स वगैरह में भी देख सकते हो, और ये बैक एंड में टेबल्स का ट्रांजेक्शन नॉर्मली ये SAP कंसल्टेंट्स के पास में रहता है, यूजर्स के पास में नहीं रहता है, तो आप टेबल लेवल पे भी जाके देख सकते हो। क्रिएटेड बाय किस यूजर का नेम अगर आपको पता है तो किस यूजर ने कितने क्रिएट किए हैं वो देख सकते हैं। कितने ऑर्डर टाइप किससे बना है, कौन से कितने OR के हैं, कितने दूसरे डॉक्यूमेंट टाइप्स के हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगी। सो VBAK एक टेबल हो गई, देन यू फॉर आइटम लेवल यू हैव VBAP। आइटम लेवल इंफॉर्मेशन के लिए आपको ये वाली VBAP मिल जाएगी। VBAP में आप देख सकते हो, जैसे आइटम कैटेगरी के बेस पे कुछ सर्च करना है,
या फिर आपको मटेरियल पता है, मटेरियल के बेस पे कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, तो वो आप वीबी एपी आइटम लेवल पे देख सकते हो। देन यू हैव शेड्यूल लाइन लेवल, जिसमें कि शेड्यूल लाइन रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जैसे डिलीवरी डेट आपको पता है, SE16N, SE16N। ये टेबल हम लोग मतलब देखते कुछ नहीं है, कोई काम पड़ता है क्या इसका? हाँ, जैसे मान लीजिए आपको रिपोर्ट्स में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ओके, या फिर आपको कोई नया रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, जैसे आपको कोई नया रिक्वायरमेंट आ गया कि आपको एक नया रिपोर्ट बनाना है, जिसमें कि आपको अलग अलग फील्ड्स चाहिए, सेल्स ऑर्डर नंबर, मटेरियल और डिलीवरी डेट, ठीक है। तो फिर आपको उसके लिए लॉजिक तैयार करना होगा, उसको फंक्शनल स्पेसिफिकेशन बोलते हैं। तो वो आपको उसमें वो आपको एबैप वाले को, जो टेक्निकल बंदा है, उसको बताना होगा कि अच्छा ठीक है, VBA के टेबल से जाके सेल्स ऑर्डर की नंबर उठा लो। सेल्स ऑर्डर ये VBA से मिलेगा, VB मटेरियल आपको मिलेगा, VBAP से मिलेगा, डिलीवरी डेट VBEP से मिलेगा। तो ये लॉजिक हमें बना के एबैप वाले पर्सन को देना पड़ेगा। तो उसमें आपको टेबल वगैरह स्पेसिफाई करनी पड़ेंगे कि अच्छा VBAK में जाके आपको जो मटेरियल की जो फील्ड है, सेल्स ऑर्डर VB इसकी डॉक्यूमेंट नंबर की, वो आप वहाँ से ले लेना। तो जब हम हाँ इसको, अच्छा अभी आप इस पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। अभी फॉर नाउ यू अंडरस्टैंड ओनली दिस मच कि ये 3 टेबल है, और VBAK आपकी हेडर लेवल की है, ये आइटम लेवल की है, और तीसरी वाली शेड्यूल लाइन की है। इतना ऊपर का समझ में आया है ना आपको ये वाला पार्ट? ठीक है, तो बस इसमें हर लेवल के लिए एक टेबल है, इतना इतना समझिए कि बैकएंड में इन टेबल्स में जाके इसका इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है। जो भी आप यहाँ पे मतलब जो भी डेटा एंट्री यूजर कर रहा है, वो इन टेबल्स में बैक में जाके स्टोर होता है। फॉर नाउ इतना ही अभी रखिए। देन हाँ, अभी इसमें हम देखते हैं, सिस्टम में देखते हैं एक बार। तो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है, गो टू SPRO एंड देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर में आपका ये सेल्स, एंड देन यू हैव दिस सेल्स डॉक्यूमेंट, ओके। तो इस सेल्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर में आपको ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, हेडर, आइटम, शेड्यूल लाइन, ओके। तो ये सेल्स डॉक्यूमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो हमने पहले देखा है, और उन तीनों का हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इन नोट्स में हम वी विल डू। तो लेट्स सी सेल्स हेडर। सो फर्स्ट थिंग इज डिफाइन सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप। तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे आपके जितने भी ऑर्डर टाइप्स हैं सिस्टम में, वो सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे OR है, जो नॉर्मल ऑर्डर टाइप होता है, स्टैंडर्ड ऑर्डर, तो OR यहाँ पे दिखेगा। और बाकी आपके जितने भी सेल्स डॉक्यूमेंट्स हैं, सब यहाँ पे दिखेंगे। तो जैसे लेट्स सी, कहाँ गया OR? OR पे जाएंगे, एंड वी विल सेलेक्ट दिस एंड गो टू दिस डिटेल्स, ओके। तो ये OR के सारे कंट्रोल्स इसके अंदर में आपको यहाँ दिख जाएंगे। नाउ जैसे OR स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड ऑर्डर, तो ये स्टैंडर्ड ऑर्डर है। और देन यू हैव दिस SD डॉक्यूमेंट कैटेगरी। अभी इसको एक्सपेंड करता हूँ मैं। SD डॉक्यूमेंट कैटेगरी क्या है? दिस शोज दिस इज ऑर्डर। अगर कोटेशन वाला डॉक्यूमेंट होता तो यहाँ पे B होता, इंक्वायरी होता तो A होता, कॉन्ट्रैक्ट होता तो यहाँ पे G होता। तो ये मतलब एक फर्दर एक कैटेगराइजेशन है डॉक्यूमेंट का, कि जो OR है, ये आपका एक नॉर्मल ऑर्डर टाइप का डॉक्यूमेंट है, ओके। देन यू हैव नंबर रेंज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नंबर रेंजेस होती हैं कि जब आप सेल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे, तो उसमें नंबर रेंज कौन सी असाइंड है, क्या सीक्वेंस नंबर पिक करेगा।
तो नंबर रेंज इंटरनल का मतलब है कि सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके नंबर्स जनरेट करता जाएगा। और कुछ केसेस में एक्सटर्नल नंबर रेंज भी होती है जहाँ पे आपको ऑर्डर क्रिएट करते समय यूज़र एंटर करेगा कि नंबर रेंज क्या लेना है, क्या रखना है। ठीक है, बैकएंड में हमें एक रेंज तो डिफाइन करनी पड़ेगी दोनों केसेस में, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। जब हम कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे अभी कि रेंज तो हम दोनों केसेस में डिफाइन करेंगे, बट एक में सिस्टम अपने आप नंबर रेंज दे देगा, दूसरे में यूज़र को एंटर करना पड़ेगा। ओके, देन यू हैव दिस आइटम इंक्रीमेंट। तो दिस, ये सब हमको बनाने के लिए स्टैंडर्ड क्रिएशन ऑलरेडी क्रिएटेड है। हाँ ये सब ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट जब रियल टाइम में आप कहीं पे मान लीजिए नया ऑर्डर टाइप बना रहे हैं, तो नंबर रेंज सिस्टम में डिफाइन करनी पड़ेगी। ये तो सिस्टम ने पहले से जो नंबर रेंज है वो वाली है। तो जो भी नंबर रेंज आपको क्लाइंट बताएगा कि हमें इस नंबर रेंज में रखना है, तो वो नंबर रेंज आप डिफाइन करोगे और उसके बाद वो यहाँ पे असाइन करोगे। पहले से क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, वो नंबर रेंज आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा सिस्टम में। वही है, क्लाइंट के सब कुछ चलता है। हाँ राइट। देन यू हैव आइटम इंक्रीमेंट। आइटम इंक्रीमेंट का मतलब है कि आइटम जैसे जो भी आप ऑर्डर में डाल रहे हो वो कितना इंक्रीमेंट, कितने नंबर से इंक्रीमेंट करेगा। जैसे यहाँ पे आपने पहले जो आपका आइटम आया लाइन आइटम नंबर 10 है, तो अगर मैं इसमें दूसरा आइटम ऐड करूँगा तो वो इंक्रीमेंट कितने से करेगा, उसका आइटम नंबर क्या होगा, उसका और 10 तो फिर 20 20 हो जाएगा उसका। तो वही चीज़ उसमें वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 20 आ गया, अभी दूसरा जो आइटम एंटर किया उसको 20 ले लिया सिस्टम ने। तो वो यहाँ से हमने बैकएंड में कंट्रोल किया है कि आइटम 10 से इंक्रीमेंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको 100 डाल देता, ओके, तो यहाँ पे मेरा फिर जो है 110 के बाद में दूसरा आइटम 110 बनता। ठीक है, ये बस नंबरिंग यहाँ पे कंट्रोल करता है कि आपको जो ऑर्डर लेवल है उसकी नंबरिंग कैसे रखनी है। 10 है अभी, 10 10 के इंक्रीमेंट में अभी बनते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे उस वैल्यू को चेंज कर दूंगा, 5 कर देता हूँ जैसे, तो अभी ये बनेगा 10 बन गया, उसके बाद 15 20 25 ऐसे बनता जाएगा, लाइक दिस। तो नॉर्मली इसको 10 का ही रखते हैं, ये 10 का रहता है। देन यू हैव दिस रेफरेंस मैंडेटरी, एक फील्ड होती है। तो रेफरेंस मैंडेटरी फील्ड नॉर्मली जब हम इंक्वायरी या कोटेशन अगर तब क्रिएट कर रहे हैं तब ये सेट कर देते हैं कि जैसे कि विद रेफरेंस टू कोटेशन, जैसे मैंने अगर यहाँ पे बी डाल दिया ऑप्शन, तो सेल्स ऑर्डर जब भी आप क्रिएट करने जाओगे तो सिस्टम कहेगा, कोटेशन के लिए पूछेगा कि प्लीज़ कोटेशन के रेफरेंस से बनाइए सेल्स ऑर्डर। वो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बार बार आएगी। जैसे हमने, आपको याद होगा लास्ट टाइम कॉपी करके बनाया था, सेल्स ऑर्डर एक से कॉपी करके बनाया था। तो अगर यहाँ पे रेफरेंस में डाल दूंगा तो सेल्स ऑर्डर हमारा कोटेशन के रेफरेंस से बनेगा। आप जब भी ऑर्डर बनाने जाओगे तो सिस्टम विल आस्क यू टू एंटर कोटेशन रेफरेंस, VA01 में जाके हमें यहाँ पे क्रिएट रेफरेंस। हम लोग जो सेल्स ऑर्डर ये सब क्रिएट किए थे वो 3000 के लिए क्रिएट करे। हाँ 3000 के लिए किए थे, यस। वो हम लोग का तो चल नहीं पाया था, तो हम लोग हम लोग का भी सेटअप नहीं था ना, अभी सेटअप करेंगे अपना वाला। वो अभी ऑर्डर टाइप वगैरह असाइन करेंगे अपने अ, सेल्स उसमें एरिया। सेल्स एरिया में। ठीक है, तो कोटेशन के रेफरेंस से बनेगा, तो वो रेफरेंस यहाँ पे हम असाइन कर देंगे। देन यू हैव क्रेडिट लिमिट। अगर आपको चेक करनी है तो यहाँ पे ये फील्ड उसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब ये वैल्यू रहेगी इसमें। क्रेडिट मैनेजमेंट ऑटोमेटिक, ये क्रेडिट चेक की फील्ड हो गई। देन यू हैव इसमें देन, हाँ डिलीवरी टाइप LF, मतलब इस ऑर्डर टाइप के लिए जो डिलीवरी आप बनेगी उसका डॉक्यूमेंट टाइप LF रहेगा। तो जब हम डिलीवरी बनाएंगे इस सिस्टम में इस ऑर्डर की, तो अपने आप सिस्टम LF टाइप की डिलीवरी पिक कर लेगा। और
ये डॉक्यूमेंट टाइप होता है, डिलीवरी का डॉक्यूमेंट टाइप है ये एलएफ। सिमिलरली जब हम बिलिंग क्रिएट करेंगे तो F2 टाइप का इनवॉइस डॉक्यूमेंट पिक कर लेगा अपने आप, तो वो सेटिंग यहाँ पे मेंटेन्ड है। और देन फिर तो इसमें मतलब लॉट ऑफ डिटेल्स आर देयर अभी। रियल टाइम में भी हम लोग इसको कॉपी करके अपना जो भी क्लाइंट का रिक्वायर्ड होगा उसको बना लेते हैं। हाँ, अभी जैसे इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड लेट्स क्रिएट अ न्यू वन। OR को मैंने क्रिएट कर लिया है और YOR करके बना देते हैं। आप म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। हम्म। और जैसे मैंने इसका नाम रख दिया वॉलमार्ट स्टैंडर्ड ऑर्डर। नहीं ले रहा होगा तो रिमोट एसो कर। हाँ, वॉलमार्ट एसओ। ठीक है, अभी मैं इसको YOR, अच्छा ऑलरेडी किसी ने ले रखा है ये की, तो इसको ZW, ये हमारा वॉलमार्ट ऑर्डर बना दिया मैंने, सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, ये मेरा ऑर्डर बन गया यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ, स्टैंडर्ड ऑर्डर से कॉपी करके मैंने एक अपना ऑर्डर बना लिया, वॉलमार्ट सेल्स ऑर्डर। सेव कर देते हैं, ये सेव हो गया। It taking too much time. अच्छा, ओके। तो बैकएंड में सिस्टम ये सारे टेबल्स या ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी नॉर्मल ऑर्डर से सिस्टम ने कॉपी कर दी अपने, जो हमने नया ऑर्डर टाइप बनाया है। कॉपी करके बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स कॉपी हो जाती हैं। कन्वर्ट लैंग्वेज फॉर सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप, इसमें तो ऐसा दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे आपके अलग अलग लैंग्वेजेस में है, सो उसकी की मेंटेन्ड है, तो इसको आप लीव 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 लाइक दैट। डिफाइंड नंबर रेंजेस फॉर सेल्स डॉक्यूमेंट, ओके। नाउ लेट्स सी दिस वन। इसमें नंबर रेंजेस ऑलरेडी इसमें सिस्टम में ये पहले से डिफाइंड है कि 01 की जो सीरीज है उसकी नंबर रेंज ये है, 2 की ये है, 3 की ये है। तो अलग अलग नंबर रेंजेस सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड है। अगर आपको नई नंबर रेंज डिफाइन करनी है तो हम यहाँ से जाके अपनी एक नई नंबर रेंज यहाँ पे नीचे ऐड कर सकते हैं। नंबर रेंज जब ऐड करेंगे तो हमको ये देखना होगा कि जो एग्जिस्टिंग नंबर रेंज है उससे ओवरलैप ना हो, उसके उससे अलग हो नंबर रेंज। अगर आप एग्जिस्टिंग नंबर रेंज में दोगे तो सिस्टम यहाँ पे आपको एरर दे देगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो ये बनाने का जरूरत है ये इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसको वी विल लीव लाइक दैट। तो जैसे अभी 01 और 02 असाइंड थी, तो हम उसको वही रखेंगे। तो नंबर रेंज बस ये सीक्वेंस आप देख लेना यहाँ पे फॉर इंफॉर्मेशन कि नंबर 01 का रेंज ये है और 02 का ये है। 01 वाली हमारी इंटरनल नंबर रेंज है, सिस्टम अपने आप जो भी नेक्स्ट नंबर है इस रेंज में वो पिक कर लेगा। और इसमें आपको एक्सटर्नल है, दूसरे वाला एक्सटर्नल है। इन सम केसेस यूज़र मैनुअली वो डालता है कि उसे डॉक्यूमेंट नंबर क्या रखना है, क्या रखना है। देन उसके यहाँ पे दोनों है। उस केस में कौन सा सिस्टम इंटरनल इंटरनल पिक करेगा, बाय डिफॉल्ट इंटरनल पिक करेगा। हाँ। देन नंबर रेंजेस डिफाइन परचेज ऑर्डर टाइप, ये सब मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है बट आई एम जस्ट शोइंग यू। मेन आपका पहला वाला है डॉक्यूमेंट टाइप, नंबर रेंजेस, और फिर लास्ट वाला है
ठीक है, तो लास्ट वाले पे ही आ जाते हैं सीधे। डिफाइन, फिर असाइन सेल्स एरिया टू सेल्स डॉक्यूमेंट टाइप। इसमें हमें क्या करना है कि जो आपका सेल्स एरिया है उसमें हमें अपना ऑर्डर टाइप असाइन करना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे अपना क्या था अपना, देख लेट मी सी हियर। Z Z821 ये है क्या, कि Z821 की Z333? नहीं नहीं Z ट्रिपल थ्री है। हम्म। और वो यस डिवीजन। 7 नंबर पर बता रहा हूँ। हम्म। Z331 था, Z333 था। हम्म। अच्छा ठीक है, नो इश्यूज। अभी मैंने इसको 7 डाल दिया, आई थिंक 7 ही था, हाईटेक में था इसमें। ठीक है, तो ये फूड्स था, फूड्स था, तो चलिए फूड्स कर देते हैं। ठीक है, तो सेल्स एरिया डाल दिया यहाँ पे, और उसमें जो ऑर्डर टाइप हमें यूज करना है वो डाल दिया, ZWO, फर्स्ट एज अ जनरल सेल्स एरिया। अच्छा, उसके पहले हमें ये वाला चीज करना पड़ेगा ना, कंबाइंड सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ये पहले डाल देते हैं। अ, ये कॉन्फ़िगरेशन उसमें ऑर्डर टाइप असाइन करने से पहले ये एंटर करना पड़ेगा। पहले कंबाइन सेल्स हम्म। ऑर्गेनाइजेशन। हम्म। सारे को करना पड़ता नहीं, सारे को तो नहीं करना था इसमें, एक ही करना था, बट सिस्टम सेव नहीं करने दे रहा। रेफरेंस 1000 एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डज नॉट है। ये सब तो पता नहीं होता है ना सबका क्या है। एरर सबसे थ्रो करते रहे। एरर तो आती है सिस्टम में। अभी वैसे इसमें हमने वो तो असाइन कर दिया है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। लेट बी सी अभी आता है कि नहीं इसमें।
ठीक है, इसका मैं देखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसमें कहाँ पे क्या मिसिंग है। और बट ये नंबर रेंज, हाँ, आप अभी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ये फिर इसको कल देखेंगे जो इसमें नहीं हो पाया है। सेल्स हेडर, हाँ, इसमें, हाँ, ये थ्री मेन कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे। और देन सेल्स डॉक्यूमेंट आइटम, ऑर्डर हेडर लेवल का हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। देन यू हैव आइटम लेवल का, आइटम कैटेगरीज यहाँ पे आएंगी, इसमें आइटम कैटेगरीज में, हाँ, ये शेड्यूल लाइन का आइटम कैटेगरीज की डिटेल डिटेल यहाँ पे देखेंगे। इसको भी कल ही देखते हैं, पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। हाँ, हाँ, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये पाथ ये पे है, हमने ओआर का कॉपी करके बनाया है। और इसमें भी स्टैंडर्ड वाला कल एक कॉपी करके बनाएंगे, और शेड्यूल लाइन भी। ऐसे इसको जो, हाँ, हाँ, तब ऑर्डर क्रिएट होगा। और इसका आइटम कैटेगरी वगैरह नया क्रिएट करने का जरूरत भी नहीं है, आइटम कैटेगरी नॉर्मली 10 ही यूज हो जाता है, नॉर्मली स्टैंडर्ड ही यूज कर लेते हैं। ऑर्डर टाइप बस मोस्टली नया क्रिएट होता है, कि जो भी ऑर्डर टाइप हमारा है उस उसको भी, हाँ, उसको भी नया नहीं क्रिएट करने की जरूरत है, वो भी जो स्टैंडर्ड है वही यूज हो जाएगा। बस ये आइटम जो हेडर वाला, ये देखना है, फिक्स करता हूँ इसको। हाँ, इसको कल देखते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके, ओके, बाय बाय।